हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ने जा रहे हैं 10 जनवरी करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या किसी भी और कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आप इन वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखा करिए। आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, सबके सब कवर हो जाएंगे। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए, लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती है, जो कि फ्री टेलीग्राम जो चैनल है लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का, वहाँ पे आती रहती है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और उसका पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो आप पेड ग्रुप भी उसका ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, GS2 से न्यूज़ आ रही है कि G20 इवेंट जो है, उसका लोगो गुजरात में अनवील कर दिया गया था। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अनवील किया है लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं अर्बन 20 यानी कि U20 गांधीनगर में। ये जो अर्बन 20 है या U20 है, ये क्या है? ये G20 प्रोग्राम का एक पार्ट है, जो इस साल अगर हम देखें तो पूरे साल जो है 2023 के पूरे साल में चलता रहेगा। अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, अहमदाबाद हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द U20 साइकिल। तो G20 प्रेसिडेंसी जो इस टाइम भारत के पास है, उसके तहत अहमदाबाद को सिलेक्ट किया गया है कि वहाँ पे वो जो अर्बन 20 है यानी कि U20 साइकिल है, उसको होस्ट अहमदाबाद करेगा। बिसाइड्स एज मैनी एज 15 इवेंट्स रिलेटेड टू G20 विल बी हेल्ड इन गुजरात। तो 15 इवेंट जो हैं जो G20 से संबंधित हैं, वो गुजरात में होंगे, अलग अलग लोकेशंस में। अहमदाबाद में होंगे, गांधीनगर में, सूरत में, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे होना है केवड़िया में, रन ऑफ कच्छ में होना है धोरदो कच्छ में। यानी कि इन सब जगहों पे इवेंट्स होंगे। U20 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है, विच रीइंफोर्सेस द रोल ऑफ सिटीज़ इन टेकिंग द सस्टेनेबल एजेंडा फॉरवर्ड। कि जो सस्टेनेबल एजेंडा है, उसको हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे, इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए U20 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023। तो पहली बात तो ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये इस बार 17वां मनाया जा रहा है। कहाँ पे? इंदौर में मनाया जा रहा है। ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है, भारत सरकार का एक फ्लैगशिप इवेंट है। इट प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू एंगेज एंड कनेक्ट विद दी ओवरसीज इंडियंस। अब देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जिससे कि जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, और वहाँ पे बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, तो जिससे कि हम उनसे एक संवाद कर सकें, कांटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, उस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। एंड टू एनेबल द डायस्पोरा टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। और जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब होता है किसी देश के वे व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। जैसे भारतीय डायस्पोरा की अगर हम बात करें, तो भारत का जो डायस्पोरा है, वो अलग अलग देशों में रह रहा है। कोई यूएई में भी रह रहा होगा, यूएसए में भी रह रहा है, कतर में भी है, ओमान में भी है। तो सभी जगहों पे भारतीय हैं। तो वो सभी लोग कौन हुए? वो भारत के डायस्पोरा हुए। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द MP गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ हो रहा था 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। कहाँ पे? इंदौर में। जो थीम है इस साल की PBD कन्वेंशन की, वो क्या है? वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो जो अमृतकाल है, अमृतकाल का मतलब हुआ 2022 से लेके कब तक का? 1900 या 2047 तक का जो समय है,
वो जो समय हुआ उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम अमृतकाल मानेंगे। अगले 25 सालों का जो समय है उसको अमृतकाल माना जाएगा। ओवर 3500 डायस्पोरा मेंबर्स फ्रॉम नियरली 70 डिफरेंट कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड फॉर द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो 3500 लोग करीब आए थे 70 अलग अलग देशों से। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया अवार्ड की बात करें तो 2022 के, तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ई नैम इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, उसको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है डिजिटल एम्पावरमेंट में सिटीजन्स कैटेगरी में। तो ई नैम अपने आप में एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का, जिसको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए, कि उसने सिटीजन्स का, फार्मर्स का खासकर डिजिटल एम्पावरमेंट किया है, यानी कि डिजिटल सशक्तिकरण किया है। और उसको अवार्ड दिया गया है किसमें, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में, जो कि कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए हैं। ई नैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड 1260 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कंपनीज या कॉरपोरेशन, जैसे कि जो मंडीज़ होती हैं, तो एपीएमसी मंडीज़ को 1260, पूरे भारत में से 1260 मंडीज़ को ई नैम ने जोड़ा है अपने तहत, जो 22 राज्यों में फैली हुई हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, जिससे कि 203 एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो अलग अलग कमोडिटीज़ हैं उसमें हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें, यानी किसान वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ई नैम इज कैटलाइजिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मंडी ऑपरेशन, यानी कि मंडी को किस तरह से आप, मंडी के जो ऑपरेशंस हैं उसको किस तरह से आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हैं, ई नैम ने ये काम किया है। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ई ट्रेडिंग भी यहाँ पे हो रही है। 31 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो 1.74 करोड़ किसान ऐसे हैं जो उस पर रजिस्टर्ड हैं, और 2.39 लाख ट्रेडर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं किस पे, ई नैम के पोर्टल पे। A total trade consisting of 69 million metric tons of worth rupees 2.42 lakh crore has been recorded on eNAM platform. नेक्स्ट आता है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने विजिट किया था इंदिरा पॉइंट को, जो कि भारत का सदर्न मोस्ट टिप है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। जो निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड के सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट हुआ करता है। तो इंदिरा पॉइंट इज़ अलोंग द ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल के पास है, यानी कि जो इंडोनेशिया को अलग करता है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसको अलग करता है किससे, भारत से। तो इंदिरा पॉइंट इज अलोंग द ग्रेट चैनल, पॉपुलरली रेफर टू एज द 6 डिग्री चैनल, उसको 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, जो कि अपना में एक मेजर शिपिंग लेन है इंटरनेशनल ट्रैफिक का, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक जो वहाँ पे शिप्स वगैरह जो गुजरती हैं वहीं से गुजरती हैं। भारत की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की, जिससे कि हम उस रीजन को सिक्योरिटी दे पाते हैं। साथ ही साथ भारत के लिए अंडमान निकोबार की पोजीशन स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है गंगा विलास, और वो रिवर क्रूज़ टूरिज़्म भारत में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये जो MV गंगा विलास है ये 51 दिन के टूर पे चलेगा, और भारत में यूपी से चलकर कहाँ चलेगा, बांग्लादेश को पार करते हुए फिर असम में एंटर करेगा और डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इसको फ्लैग ऑफ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 13 जनवरी को। शिप टू ट्रैवर्स थ्रू 27 डिफरेंट रिवर सिस्टम, 27 अलग अलग रिवर सिस्टम से गुजरेगा ये। 50 टूरिस्ट इसके अंदर होंगे। 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा बनारस से डिब्रूगढ़ असम तक, और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत ये निकलेगा। MV गंगा विलास टू पुट इंडिया इन द रिवर क्रूज मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी तक भारत के अंदर जो रिवर क्रूज़ है, नदी में जो क्रूज शिप का जो कल्चर था, टूरिज़्म का जो कल्चर था, वो भारत के अंदर अभी तक नहीं था। तो अब इससे वो कल्चर भी भारत में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस। देखिए अलग अलग देशों ने ये कहा था कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे कि अमेजन है, एप्पल है, फेसबुक है, या और भी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर एक मिनिमम टैक्स लगना चाहिए, जिसको कभी कभी गाफा टैक्स की भी बात की जाती है, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। तो अब वो कह रहा है कि मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन लास्ट वीक एग्रीड इन प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट अ मिनिमम टैक्स ऑफ 15% ऑन बिग बिजनेसेस। तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये माना है, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम एक 15% का मिनिमम टैक्स लगाएंगे बड़े बड़े बिजनेसेस पे। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 136 देश ऐसे थे तो हैड एग्रीड ऑन अ प्लान टू रिडिस्ट्रीब्यूट टैक्स राइट्स अक्रॉस जुरिस्डिक्शन, और हम 15% का लार्ज जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, MNCs हैं, फेसबुक वगैरह हैं, एप्पल हैं, उनके ऊपर ये लगाएंगे।
इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मिनिमम टैक्स रेट वुड बूस्ट ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू बाय $150 बिलियन एनुअली। तो ये कहा जा रहा है कि अगर 15% का ये मिनिमम टैक्स सभी कंपनीज पे लगा दिया गया, बड़ी कंपनीज पे, यानी कि वो बड़ी कंपनीज पे 15% टैक्स लगाने का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ करता था, जो बड़ी कंपनीज होती थी वो कुछ ऐसे देशों में अपना ऑफिस बनाती थी, हेडक्वार्टर ऐसे देशों में बनाती थी जो टैक्स फ्री हुआ करते थे, टैक्स हेवन्स हुआ करते थे। तो वहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेती थी, जिससे कि उनका जो टैक्स देना होता था वो टैक्स बच जाता था। अब ये कह लिया जाए अगर कि पूरी दुनिया में आपका ऑफिस चाहे किसी भी देश में हो, आपको 15% टैक्स देना ही देना है, तो फिर वो कंपनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगी, वो दूसरे इधर उधर भागेंगी भी नहीं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि वो जो ग्लोबल टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू है, वो $150 बिलियन तक पहुँच जाएगा, मिला करेगा अलग अलग कंपनियों से जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। European Union members have agreed to implement a minimum tax rate of 15% on big businesses in accordance with Pillar 2 of the Global Tax Agreement, जो कि OECD ने एक्सेप्ट किया था। OECD का प्लान था कि गवर्नमेंट विल बी इक्विप्ड टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस इन केस कंपनीज आर फाउंड टू बी पेइंग टैक्सेस दैट आर कंसिडर्ड टू लो। तो OECD का प्लान ये था कि गवर्नमेंट जो है उसको हमने ताकत दी है कि वो एडिशनल टैक्सेस उन कंपनीज पर लगा सकता है जो कंपनी कम टैक्स पहले पे कर रही थी। दिस इज टू एंश्योर दैट बिग बिजनेसेस विद ग्लोबल ऑपरेशंस डू नॉट बेनिफिट बाय डोमिसाइलिंग देमसेल्व्स इन टैक्स हेवन्स इन ऑर्डर टू सेव ऑन टैक्सेस। तो पिलर 1 जो है OECD टैक्स प्लान का, दूसरा हाथ पर अगर हम देखें, ट्राइज टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। Large multinational companies have traditionally paid taxes in their home countries, even though they did most of their business in foreign countries. अब नेक्स्ट आता है कि कार्बन मार्केट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया गया था भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा 12 दिसंबर में, डिस्पाइट द अपोजिशन डिमांड टू सेंड इट फॉर स्क्रूटनी टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अब बिल जो है ये कार्बन मार्केट की बात करता है। तो अब बात करते हैं कार्बन मार्केट होता क्या है। आर्टिकल 6 जो है 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था, उसका आर्टिकल 6 ये कहता है प्रोवाइड्स फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्बन मार्केट होगा टू फुलफिल द नेशंस डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब देखिए हर देश का ये माना गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से कि हर देश अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन देगा कि वो उसके NDC गोल्स क्या हैं, यानी कि वो किस तरह से कार्बन का उत्सर्जन कम करने की कोशिश करेगा। अब मान लेते हैं एक छोटा कंट्री है, उस छोटे कंट्री में से उत्सर्जन कम हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा देश है, बड़ा देश उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है। तब यहाँ पे कैसा होना चाहिए कि अब जो बड़ा देश उत्सर्जन कर रहा है वो छोटे देश से कुछ कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा, उसको कुछ पैसे दे देगा, और उसके क्योंकि उस जो छोटा देश है वो तो कार्बन अपना खर्च कर ही नहीं पाया है, कार्बन उत्सर्जन कर ही नहीं पाया है इतना, उनके यहाँ फैक्ट्रीज कम है, कंपनीज कम है, तो वो क्या करेगा, छोटे देश को पैसे दे देगा और उसके से कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा, और फिर वो अपना क्या कर लेगा, जो बड़ा देश उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है वहाँ से वो उसका ऑफसेट हो जाएगा, कंपनसेशन हो जाएगा। तो कार्बन मार्केट्स आर एसेंशियली अ टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस। दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सिस्टम, एक ट्रेडिंग सिस्टम, व्यापार का सिस्टम बना दिया गया है जहाँ पे कार्बन के जो क्रेडिट हैं वो क्या होते हैं, या तो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। अ कार्बन क्रेडिट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट, ये एक परमिट हो गया है UN स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट कितने के बराबर होगा, 1 टन CO2 के बराबर होगा। अब 1 टन CO2 या तो आपने हटाई हो, कम करी हो, सिक्विस्टर कर दिया हो एटमॉस्फेयर में, उसको हम एक कार्बन क्रेडिट मानेंगे। तो ये कार्बन क्रेडिट होता है जो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 टन CO2 के बराबर होती है, 1000 किलो CO2 के बराबर होती है। इंटरेस्ट इन कार्बन मार्केट्स इज ग्रोइंग ग्लोबली। 83% ऑफ जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो अलग अलग देशों ने सबमिट किए हैं, वो उनका इंटेंट है, वो चाहते हैं कि वो इस इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। देर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स दैट एग्जिस्ट टुडे। तो 2 तरह के कार्बन मार्केट्स हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं, कंप्लाइंस मार्केट्स और वॉलंटरी मार्केट्स। तो वॉलंटरी मार्केट्स आर दोज इन विच, जिसमें कि जो एमिटर्स हैं यानी कि जो उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं या और भी लोग हैं, वो कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं जिससे कि ऑफसेट कर सकें एमिशन को 1 टन CO2 के बराबर। सच कार्बन क्रेडिट्स आर क्रिएटेड बाय एक्टिविटीज़ विच रिड्यूस CO2 फ्रॉम द एयर, जैसे कि एफॉरेस्टेशन। वॉलंटरी मार्केट में या कॉरपोरेशन लुकिंग टू कंपनसेट फॉर इट्स अनअवॉइडेबल एमिशंस परचेसेस कार्बन क्रेडिट्स। मान लेते हैं वॉलंटरी मार्केट में, यानी कि जहाँ पे आपकी स्व इच्छा है, यानी कि अंदर से आपकी इच्छा है, आप ऐसा कर रहे हैं, एक कॉरपोरेशन
क्योंकि उसे पता है कि वो कॉरपोरेशन कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ एमिशंस ऐसे हैं जो वो करेगा ही करेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करेगा, वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा वहाँ से, जहाँ पे वो उन एंटिटीज़ से, जहाँ पे जो एंटिटीज़ यानी कि जो कंपनीज कार्बन क्रेडिट या कार्बन उत्सर्जन बहुत कम कर रही हैं, ना के बराबर कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस एविएशन सेक्टर है, मान लेते हैं, जहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ने हैं। अब एरोप्लेन्स में से उत्सर्जन होना ही होना है, वो ना चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ ऐसा ले आएँ जिससे उत्सर्जन ना हो। फॉर इंस्टेंस इन द एविएशन सेक्टर एयरलाइंस में परचेज कार्बन क्रेडिट, एयरलाइंस को खरीदना ही पड़ेगा कार्बन क्रेडिट को, टू ऑफसेट द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द फ्लाइट्स दे ऑपरेट। कंप्लाइंस मार्केट, अब देखिए ये सब बात थी वॉलेंट्री मार्केट की, जहाँ पे हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। फिर बात आती है कंप्लाइंस मार्केट की। कंप्लाइंस मार्केट ऑन दी अदर हैंड विच आर सेटअप बाय दी पॉलिसीज। अब ये किस चीज़ से सेटअप हुई है, पॉलिसीज से सेटअप हुई हैं, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऑफिशियली रेगुलेट की जाती हैं। चैलेंजेस क्या हैं, अगर हम देखें चुनौतियां क्या हैं यहाँ पे, यूएनडीपी ने पॉइंट आउट किया है सीरियस कंसर्न्स पर्टेनिंग टू कार्बन मार्केट्स रेंजिंग फ्रॉम डबल काउंटिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शंस, क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स दैट जनरेट क्रेडिट्स टू पुअर मार्केट ट्रांसपेरेंसी। और फिर एक ग्रीन वॉशिंग भी आता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है कि कंपनीज मे बाय क्रेडिट्स सिंपली ऑफसेटिंग कार्बन फुटप्रिंट्स इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल एमिशंस। यानी कंपनीज क्या करती रहे, कंपनीज इस चीज़ पे ध्यान ही ना दे, कंपनीज कहे कि हम इतनी मेहनत ही नहीं करते कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें, हम ऐसा करते हैं हम दूसरों से कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं और हमारा जिस तरह से काम चल रहा है हम उस तरह से अपना काम चलाते रहेंगे। क्योंकि जितना पैसा उस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगेगा जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो, अगर वही पैसा हम किस में दे दें, दूसरे लोगों से कार्बन क्रेडिट खरीद लें, तो यानी कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीन वॉशिंग, कि हम करना ही नहीं चाह रहे हैं, हमने पैसे दे दिए, हमारा काम हो गया है। नेक्स्ट आता है C295 एयरक्राफ्ट। कहा जा रहा है टाटा और एयरबस के द्वारा भारत में अभी बहुत जल्द बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। तो फाउंडेशन स्टोन डाली गई है C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वडोदरा गुजरात में। ये टाटा और एयरबस, जो कि यूएसए की कंपनी है एयरबस, और टाटा भारत की कंपनी है, उनका एक कंसोर्टियम बनाया गया है जो कि मैन्युफैक्चर करेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला प्रोजेक्ट है अपनी तरह का जिसमें एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक प्राइवेट कंपनी द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा अपना में। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इससे पहले HAL वगैरह ही बनाया करते थे, जो कि अपना में सरकारी कंपनी होती है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट द C295 एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड ऑफ यूरोप। और ये भी पहली बार होगा कि C295 एयरक्राफ्ट, जो कि एक मालवाहक विमान है किसी भी एयरफोर्स का, वो यूरोप से बाहर पहली बार भारत में बनाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल केटर टू द एक्सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड फॉर एडिशनल ऑर्डर्स बाय द इंडियन एयरफोर्स। अंडर द एग्रीमेंट एयरबस जो है पहले तो 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में प्रोवाइड करेगा स्पेन से। तो अगले 4 सालों में अगर हम देखें तो स्पेन से 16 एयरक्राफ्ट तो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे कि तुरंत आप उसको उड़ा सकते हो, और सब्सिक्वेंट 40 एयरक्राफ्ट और बनेंगे, वो चीज़ भारत में बनेगी जब दोनों कंपनीज पार्टनरशिप में आ जाएंगी। तो जो 16 फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट हैं वो सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2025 के बीच में भारत में आते रहेंगे, और पहला जो मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होगा माना जा रहा है वो सितंबर 2026 तक निकल कर आएगा, और जो रिमेनिंग 40 में से रिमेनिंग 39 और हैं वो अगस्त 2031 तक बन जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है अगले आप मान सकते हैं 8-9 सालों का, कि 2031 तक कितने प्लेन्स निकल के आ पाएंगे। अगर 295 एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये 5 से 10 टन की कैपेसिटी का है, 480 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। पीछे का जो रैंप है इसका वो बहुत तेज़ी से खुल सकता है, जिससे कि लोगों को पैराड्रॉपिंग, सोल्जर्स को पैराड्रॉपिंग करवाई जा सके, बड़ा कार्गो लेके जाया जा सके। शॉर्ट टेक ऑफ है, लैंडिंग है, और भी कुछ और फीचर्स हैं जो इस प्लेन के अंदर है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि C295 एयरक्राफ्ट कुछ जो 16 हैं वो स्पेन से आएंगे डायरेक्ट, बाकी जो 40 हैं वो भारत में बनेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 56 हो गए। फिर UNEP के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 की। इसको यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट फोकस्ड ऑन द नीड फॉर कंट्रीज टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 UNFCCC का, जो COP27 हुआ था शर्म एल शेख इजिप्ट में। तो फ्लैगशिप रिपोर्ट जो है उसको मैनेज किया जा रहा है UNEP के कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर द्वारा। इसने सर्व किया है एज अ साइंटिफिकली अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ टाइमली एंड पॉलिसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू की डिसीजन मेकर्स गाइडिंग द UNFCCC प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट।
पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 196 देशों द्वारा 2015 में कॉप 21 में, was aimed at limiting global warming and maintaining the average global temperature rise to below 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब पेरिस एग्रीमेंट 196 देशों द्वारा 2015 में कॉप 21 के दौरान एक्सेप्ट किया गया था, तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि हम धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली प्लान किया है कि वो एग्रीकल्चरल एमिशंस को भी टैक्स करेगा, जिससे जैसे कि लाइव स्टॉक की जो बर्ब्स होती हैं उनका जो वेस्ट है उसमें से जो गैसेस निकलती हैं, मीथेन निकलती है, उस पर भी टैक्स लगेगा, जिससे कि वो लो एमिशन फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो न्यूजीलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा, अगर माने तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है न्यूजीलैंड, दूध का और मीट के प्रोडक्ट्स का। तो लाइव स्टॉक एमिशंस क्या होते हैं, यानी कि लाइव स्टॉक का मतलब है जो हमारे पशुधन है। अब पशु से जो एमिशंस निकलते हैं, उत्सर्जन निकलते हैं, उनको लाइव स्टॉक एमिशन कहा जाता है। अब जैसे कि एमिशंस फ्रॉम लाइव स्टॉक मेनली इंक्लूड CO2 निकलती है यूरिया से, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है लाइव स्टॉक के डंग से, यूरिन से, मीथेन निकलती है वो जो बेल्चिंग करते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों से जो ये गैसेज निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं। अब जितने ज़्यादा आपके यहाँ मवेशी होंगे, जितने ज़्यादा आपके यहाँ पशु होंगे, उतना ही ज़्यादा इन सब का उत्सर्जन होगा। दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एज ड्यू टू दीज गैसेज हीट गेट्स ट्रैप्ड अराउंड द सरफेस। अब देखिए इनको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इतनी भी गैसेज हैं, ये जो सूरज की रोशनी है, इनको अपनी जब ये सूरज की रोशनी धरती पे आती है तो उनको रोक लेती है। तो सूरज की रोशनी को, हीट को रोक लेती है, यानी कि ये हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं कि धरती पे हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिस वजह से धरती पे जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अकॉर्डिंग टू IPCC, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है गैसेस का, इज़ अ मैट्रिक दैट हेल्प्स मेजर द रेडिएटिव इफेक्ट। एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कि यानी कि ये जो गैस है इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, यानी कि मीथेन का पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू CO2। आप इस तरह से मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं। तो पहली बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपलॉड किया है इंडियन आर्मी डिप्लॉयज़ को कि उनका एक लार्जेस्ट कंटिजेंट है वुमेन पीस कीपर्स का। यूनाइटेड नेशन का एक मिशन है एबे यूनिस्फा में। तो वुमेन पीस कीपर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं अलग अलग देशों में, अफ्रीका के देशों में जो दंगे चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो भारत की महिला टुकड़ी सबसे बड़ी है वहाँ पे। DPIIT ने ऑर्गेनाइज किया है एक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक का ये हफ्ते में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन चला। फिर जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन ये रिपीट हो गया है वैसे, और जो स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान है ये 2022 से 2027 तक है। फिर PM ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मणिपुर के लोगों को, उन्होंने वहाँ पे कांगला नोंगपोक थोंग, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे एक ऐतिहासिक स्थान है, तो उसके खुलने पर उनको बधाई दी है। सिंपल सवाल पूछा जा सकता है, कांगला फोर्ट भी इसको कहते हैं कि कांगला फोर्ट कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। एक एयर एक्सरसाइज हुई है वीर गार्जन 2023, ये इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स और जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उनके बीच में हुई है, और कहाँ पे, जापान में हो रही है। फिर परशुराम कुंड फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे है, वो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। मोरबी जो है जहाँ पे ब्रिज गिरा था कुछ टाइम पहले गुजरात में इलेक्शन से पहले, वो भारत की सिरेमिक फैक्ट्री कहा जाता है। भारत में जो टाइलों का बहुत बड़ा काम है, जो टाइल्स जहाँ पे बनती हैं, जहाँ पे आजकल हम देखते हैं घरों में टाइल्स लगवाते हैं, मॉल्स में, सब जगहों पे टाइल्स लगती हैं, उस टाइल को बनाने का जो काम होता है बहुत बड़े स्केल पे, वो मोरबी गुजरात में होता है। मच्छू एक छोटी सी नदी थी जहाँ पर वो पुल था, जो पुल गिरा था तो उसके नीचे मच्छू रिवर बहती है, दैट राइजेज इन द मादला हिल्स। तो ये माडला हिल्स कहाँ हुए, गुजरात में हुए, एंड फ्लोज 130 किलोमीटर इनटू द रन ऑफ कच्छ, और रन ऑफ कच्छ में ये बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस कि 19 दिसंबर को हम गोवा का लिबरेशन डे मानते हैं, यानी गोवा मुक्ति दिवस मानते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया जिससे कि भारत ने गोवा का एनेक्सेशन किया, उसको ऑपरेशन विजय कहते हैं। और किस कंट्री से भारत ने उसको प्राप्त किया था, यूरोपियन कंट्री से, किस यूरोपियन कंट्री का गोवा पर रूल था, पोर्चुगाल का था, पोर्टुगल का था। फिर एक हिंदू लेजेंड के अकॉर्डिंग गोवा जो है ये केम इनटू बीइंग व्हेन एन अवतार ऑफ विष्णु शॉट एन एरो फ्रॉम द सह्याद्री माउंटेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो परशुराम उनको कहा जाता है कि ये विष्णु के अवतार थे, इन्होंने एक तीर चलाया था जिसकी वजह से गोवा जो है वो निकल के आया। 30 मई 1987 की डेट देखें तो ये मॉडर्न गोवा की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1987 में गोवा जो है उसको स्टेटहुड मिला था, वो राज्य बन गया था, और दमन एंड दीव को
अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। वो कह रहा है कि विच पॉपुलर गोवान डिश डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोर्चुगीज नेम। अब देखिए ये एक नाम है, पोर्चुगीज का नाम है कैन डी। अब देखिए पढ़ लेना क्या है ये। इसका है मीट विद वाइन एंड गार्लिक, तो इसको विंडलू बोलते हैं। ये गोवा की डिश है। और वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस टू गोवा अकर्स इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग गुडिया ऑफ लगाश हु कॉल्ड इट गोवा गुबियो इन 2200 BC। अब देखिए कितना पुराना गोवा का रेफरेंस है। 2200 BC में भी गोवा का रेफरेंस मिलता है। तो किस सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा गोवा का रेफरेंस मिलता है? सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी उसने गोवा के बारे में बताया था अपने लेखों में। फिर एक फादर और सन का डुओ है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हैं भारत में, और उनकी जो एंसेस्ट्री है वो गोवा से थी। उनका नाम क्या है? उनका नाम है वेस पीस और लिएंडर पेस। लिएंडर पेस अभी हमारे टाइम के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। उनके फादर रहे हैं वेस पेस, ये हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। दोनों को ओलंपिक मेडल्स मिले हैं, कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट आता है हु इज़ सेट टू हैव सेट फुट ऑन गोवान सोयल, कि गोवा की मिट्टी पे कौन आए थे पहली बार 1542 में। वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गई है जहाँ पे वो एंटोम्ड है, यानी कि जहाँ पे उनकी कब्र है। तो वो है सेंट फ्रांसिस जेवियर टॉम्ब है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, गोवा में, ओल्ड गोवा में। बहुत ही फेमस चर्च है, वहाँ पे सभी को जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रॉट टू गोवा बाय द पोर्चुगीज फ्रॉम ब्राज़ील, यानी कि दिस ट्रीज सीड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअस ड्रिंक इंडिजिनस टू गोवा। अब वहाँ पे काजू फैनी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो पेड़ कौन सा है? वो काजू का पेड़ है, और वहाँ पे जो लोग पीते हैं काजू फैनी जो है गोवा की सबसे ज़्यादा फेमस है। तो गाइज़ इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक सेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।